मंदिर की दीवार सट के नाव चल रही है। ये मेन गेट है। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं जिनका मंदिर पूरा डूब चुका है। फिलहाल दर्शन ऊपर हो रहे हैं, ऊपर वाले मंदिर में। इधर लोग स्नान कर रहे हैं और लगातार पानी बढ़ रहा है यमुना जी का। इसमें केन, बेतवा और चंबल का पानी आ रहा है और गंगा जी का पानी रुका हुआ है तो वो भी बढ़ रहा है। देख सकते हैं आप, पूरा निर्माण रुक गया है, सभी पिलर पानी में डूबे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में जुलाई से लेके अब तक लगभग 2 महीने होने वाले हैं और ये चौथी लहर है बाढ़ की। और प्रयागराज बेहाल हो चुका है बाढ़ की विभीषिका से, जिसमें मंदिर, रोड, मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। इस अगस्त महीने की शुरुआत में बाढ़ की तीसरी लहर प्रयागराज में आई थी, जिसमें दोनों ही नदियां 86 मीटर को क्रॉस कर गई थी। और ये अब चौथी लहर आई है, जिसमें 84 मीटर को क्रॉस करने के बाद अब गंगा और यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अभी भी चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि ये पानी बहुत ही धीरे कम हो रहा है और पीछे से अभी भी पानी आने की आशंका है। कानपुर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और पहाड़ी इलाकों से भी वर्षा के कारण बहुत सारा जल गंगा जी में आ रहा है। इसके अलावा राजस्थान में भी काफी बारिश हो रही है, जिससे चंबल का पानी यमुना नदी में आ रहा है और मध्य प्रदेश में वर्षा की वजह से केन, बेतवा का पानी भी यमुना नदी में आ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं इस चौथी लहर में भी रिवर फ्रंट रोड फिर से डूब गई है और शास्त्री ब्रिज के नीचे बना हुआ दारागंज का शमशान घाट भी बाढ़ में डूब चुका है, जिसकी वजह से ढाल वाली रोड पे चिताओं को जलाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो पूरे विश्व में प्राकृतिक घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस साल रेगिस्तानी इलाकों में भी भारी वर्षा हो रही है और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, बाढ़ की आशंका बनी हुई है। विश्व के कई देशों में खतरनाक स्तर के भूकंप भी आ चुके हैं। म्यांमार में मार्च में आए हुए भूकंप की वजह से लगभग 1600 लोगों की मृत्यु हो गई और प्रयागराज के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ है कि श्री लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर चौथी बार जलमग्न हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ की तीसरी लहर का पानी घटने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि अब शायद पानी नहीं आएगा, लेकिन अब फिर से बाढ़ की चौथी लहर आ चुकी है और पूरा संगम क्षेत्र फिर से जलमग्न हो चुका है। इसी साल प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा था और बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष पे सूर्य का एक चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से हर 12 वर्ष पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बृहस्पति ग्रह अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जैसा आप जानते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा यानी लो एंड हाई टाइड आते हैं, ऐसे ही हर ग्रह यानी प्लैनेट का प्रभाव भी पृथ्वी पे पड़ता है। अगर आप महाकुंभ में संगम स्नान करने आए होंगे तो आपने यहाँ पे एक अलग ही ऊर्जा महसूस की होगी। इससे पहले 2013 में भी प्रयागराज में भयंकर बाढ़ आई थी, जब प्रयागराज में महाकुंभ लगा था और उस टाइम पे केदारनाथ में भीषण जल प्रलय भी हुआ था। इस साल भी उत्तराखंड के हर्षिल घाटी के पास धराली और जम्मू कश्मीर के जम्मू और किश्तवाड़ में भी भयंकर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसमें काफी लोगों की जानें गई हैं। जुपिटर ग्रह पृथ्वी के 11.86 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। प्रयागराज में सबसे भयंकर बाढ़ 1978 में आई थी, जब उससे एक साल पहले 1977 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। वर्षों से ऐसा माना जाता है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ता है। ऐसे ही ग्रहों के परिवर्तन और गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के जल, भूमि और वायु पे प्रभाव पड़ता है। अगर आप ये बात नहीं मानते हैं तो ये बात जान लीजिए कि पृथ्वी को अगर थोड़ा सा भी अपने अक्ष से खिसका दिया जाए तो यहाँ पे मौसमी परिवर्तन काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं प्रयागराज में बृहस्पति ग्रह का प्रभाव कितना पड़ा है। ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये संगम क्षेत्र है जो अब फिर से पानी में समाहित हो चुका है। हर साल मानसून के दौरान प्रयागराज में यह पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और उसके बाद फिर जनवरी में यहीं पे टेंट सिटी बसाई जाती है और माघ मेला लगाया जाता है। इधर है आरती स्थल जो पानी में डूब चुका है और यहाँ पे आसपास टेंट सिटी बसाई गई थी महाकुंभ के दौरान। अब यह पूरा क्षेत्र खाली हो चुका है। बाढ़ की चौथी लहर में गंगा और यमुना का पानी फिर से शंकर विमान मंडपम की दीवार से सटके बह रहा है। अभी जो हाल आप पूरे क्षेत्र का देख रहे हैं, ऐसी स्थिति बाढ़ का पानी घटने के बाद फिर से हो जाएगी। समय समय का फेर है। लेफ्ट साइड में जो आपको ढाबे, रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं, महाकुंभ के दौरान काफी गुलजार रहते थे और अभी यहाँ पे मरघट सा सन्नाटा फैला हुआ है। सामने लाल पत्थर से बनाया जा रहा है हनुमान मंदिर कॉरिडोर, जो लगभग 37 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। अभी इसके फेज 1 का कार्य चल रहा है, जिसमें लाल पत्थरों से इसकी बाउंड्री वॉल और 10 एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं। बाढ़ की तीसरी लहर में बाउंड्री वॉल पे लगे हुए लाल पत्थर निकल के बाहर आ गए थे, अभी इनको फिर से लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि इस बाढ़ की चौथी लहर में ये टिके रहेंगे। मंदिर परिसर को इतना चौड़ा बनाया गया है कि इसमें एक साथ 10,000 लोग दर्शन कर पाएंगे। परिसर के अंदर ही हरियाली के साथ में 40 दुकानें बनाई जाएंगी और बैठने की व्यवस्था की जाएगी। फेज 2 के कार्य में मंदिर परिसर के गर्भगृह के साथ में शिखर और मंडप बनाए जाएंगे।
शास्त्री ब्रिज के नीचे बने हुए दारागंज के शमशान घाट पे अभी काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि चौथी बाढ़ में ये पूरा क्षेत्र डूब चुका है और ऊपर वाली ढलान वाली रोड पे अब चिताओं को जलाया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान पे सौंदर्यकरण के नाम पे ये छोटे छोटे पार्क बनाए गए, जिसमें कई पेड़ भी लगाए गए थे, लेकिन तीसरी बाढ़ तक ये सारे पेड़ अब जल चुके हैं और चौथी बाढ़ में फिर से ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। तो जो बचे कुचे पेड़ होंगे वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये है डॉल्फिन पार्क, जिसकी डॉल्फिन अब डूब चुकी है और सामने है माँ गंगा तिराहा, जिनका मगरमच्छ भी पानी में अब तैर रहा है। अगर आप देखेंगे तो मात्र 3 दिन के अंतराल पे ये सारे बदलाव हुए हैं। 26, 27 और 28 तक पानी लगातार बढ़ा था और उसकी वजह से जो पानी घटा था वो फिर से आ चुका है। इस समय चौथी लहर में अगर ये कारें यहाँ पे खड़ी होती तो ये पूरी तरह से पानी में डूबी होती। अभी पानी थोड़ा थोड़ा करके घट तो रहा है, लेकिन ये पानी पूरी तरह से खत्म होने में भी अभी 6-7 दिन लगने वाले हैं। तो हनुमान मंदिर कॉरिडोर के बगल से मैं बाइक चला के जा रहा था और यहाँ से लेके आगे तक का क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहा है। ये रिवर फ्रंट रोड पानी में डूबी हुई है। अभी फिलहाल की स्थिति देख के तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने गंगा जी और यमुना जी के कैचमेंट एरिया में मकान, दुकान, घाट, रोड बना के पूरे क्षेत्र को कब्जा कर लिया है। ऐसा नहीं कि ये बाढ़ पहली बार आई है, हर साल ऐसी बाढ़ आती है और ये सारे घर और ये घाट, रोड सब पानी में डूब जाते हैं। आप देख सकते हैं 110 मीटर चौड़ा दारागंज में बना हुआ दशाश्वमेध घाट पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया यहीं से जल भर के देश के अलग अलग शिवालयों में जल चढ़ाने ले जाते हैं और महाकुंभ के दौरान यही प्रमुख घाट था जहां पे संगम की भीड़ को डाइवर्ट करके स्नान कराया जा रहा था। तो लगभग 10 नए पक्के घाट बनाए गए थे महाकुंभ के लिए, साथ ही पुराने घाटों का भी जीर्णोद्धार हुआ था। डॉल्फिन पार्क के साथ साथ एक नई रिवर फ्रंट रोड भी बनाई गई थी, जो गंगा तिराहा शुरू होकर शास्त्री ब्रिज के नीचे खत्म होती है। अब आपको बख्शी बांध के पास स्थित छोटा बघाड़ा और बड़ा बघाड़ा की स्थिति भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो घर और लॉजेस बने उसमें ज्यादातर छात्र रहते हैं, जो दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने आते हैं। हर साल बाढ़ में कछारी इलाकों में बने इन मकानों और लॉजेस में पानी घुस जाता है और छात्रों को कमरे छोड़ने पड़ते हैं। हर साल अगस्त के महीने में यहाँ पे रहने वाले छात्रों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन इस बार 2 महीने होने वाले हैं और यहाँ पे रहने वाले छात्रों और भवन स्वामियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा ऊंचा है और बख्शी बांध की तरफ आने वाला रास्ता ही एकमात्र कनेक्टिविटी है इधर की तरफ। तो यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं वो कछारी इलाकों में बने हुए हैं और आप ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मकान अगर पीछे बने होते तो इनमें बाढ़ का पानी कभी नहीं घुसता। लेकिन लोगों की मजबूरियां होती हैं और अपना मकान बनाने की ख्वाहिश भी होती है। यहाँ पे जमीन सस्ती मिल जाती है, 1 महीने की दुश्वारियां होती हैं, उसके लिए लोग कुछ भी सहने को तैयार होते हैं, अपना मकान मिलना चाहिए। लेकिन इस बार लगभग 2 महीने होने वाले हैं और यहाँ पे रहने वाले मकान मालिकों और छात्रों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पे पानी घट रहा है, लेकिन इसको भी कम होने में काफी समय लगने वाला है और घटते पानी के साथ में बीमारियां और गंदगी भी पीछे पीछे आती है। यहाँ तक थोड़ा ऊंचा है तो कुछ ही मकानों में पानी घुसा है, लेकिन आगे जो निचली इलाके में कछारी इलाकों में बने हुए मकान है, यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी घरों में पानी घुसा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बाढ़ के दौरान फंसे हुए लोगों को निकालने में काफी मुस्तैदी के साथ लगी हुई थी, लेकिन तब भी कुछ लोग रुके हुए थे, क्योंकि यहाँ पे खाली मकानों में चोरियां भी हो सकती हैं। ऐसे लोगों को प्रशासन के द्वारा नाव से भोजन और राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। प्रयागराज में बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाले गए हजारों लोगों को अलग अलग राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाता है, जहां पे बाढ़ कम होने तक उन्हें रखा जाता है और उनके भोजन और रहने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। इस बाढ़ में भी अभी भी कुछ लोग ऊपरी मंजिल और छतों पर रहने को मजबूर हैं और यहाँ मोहल्लों और गलियों में नावें चल रही हैं। अगर आप गूगल मैप में देखेंगे तो अभी भी आपको महाकुंभ के दौरान यहाँ पे बसाई गई टेंट सिटी ही दिखाई देगी, जो इस पूरे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बनाई गई थी। सलोरी के कोटेश्वर महादेव मंदिर से लेके नागवासुकी मंदिर तक सेक्टर 10 से 6 तक बनाए गए थे, जो अभी भी गूगल मैप पे दिखाई देते हैं। आगे जो नीले कलर का टीन शेड दिखाई दे रहा है, वहीं पे बड़ा बखाड़ा की पार्किंग बनाई गई थी और यहाँ से नीचे उतर के रिवर फ्रंट रोड पे लक्ष्मी द्वार बनाया गया था, जहाँ से अंदर जाके छत्तीसगढ़ की और बाकी सारे प्रदेशों की प्रदर्शनी भी लगी थी। अब यहाँ बनी हुई पार्किंग पानी में डूब चुकी है और ऊपर जाके रास्ता प्रयाग स्टेशन की तरफ जाता है, जहाँ पे 2 आरओबी बने हुए हैं। एक है सलोरी वाला आरओबी, एक है IIT पॉलिटेक्निक वाला आरओबी।
पानी में आपको पोल्स लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, वो रिवर फ्रंट रोड है जो अभी पानी में डूबी हुई है और इसी के सामने ही लक्ष्मी द्वार बना था और काला कुंभ कलाग्राम के साथ में प्रदेशों की प्रदर्शनी लगी थी। आगे नागवासुकी मंदिर है जहाँ पे सेक्टर 6 बनाया गया था। तो छोटा बघाड़ा और बड़ा बघाड़ा की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे नगर निगम के मेयर श्री गणेश के सरवानी जी ने कहा था कि यहाँ पे एक परमानेंट बांध बनाया जाएगा और पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे ताकि यहाँ पे आने वाली बाढ़ लोगों के घरों में ना घुस पाए। अगर ऐसा होता है तो मैं भी यहाँ पे एक मकान बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचना भी जरूरी है। और अगला अर्धकुंभ भी जल्दी ही आने वाला है, फिर महाकुंभ भी आएगा और दूर दूर से छात्र तो वैसे ही पढ़ने के लिए आते ही रहते हैं। आज जिस हिसाब से जल्दी जल्दी पानी ख़त्म हुआ था उसी हिसाब से 3 दिन के अंदर लगातार पानी आया है और ढाल पे पानी आ गया है। यहाँ पे नाव चल रही है, रिवर फ्रंट पूरा डूब गया है जो तेलरगंज बेली साइड तक जाता था रिवर फ्रंट। तो दोस्तों, प्रयागराज वासियों के लिए एक जरूरी सूचना ये है कि 9 सितंबर से चंद्रशेखर आजाद सेतु यानी फाफामऊ ब्रिज मरम्मत के लिए 15 दिन के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि इसके 7 एक्सपेंशन ज्वाइंट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और गाजियाबाद की फर्म जीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इसकी मरम्मत करेगी, जिसकी लागत आएगी 4 करोड़ रुपए। पुल पे कुछ जगहों पे चकट प्लेट डाल के काम चलाया जा रहा है। अब वैकल्पिक मार्ग के तौर पे अयोध्या लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन शास्त्री पुल से जाएंगे। रूट डाइवर्जन होने से सार्वजनिक परिवहन का किराया भी अब 35 से 40 रुपए बढ़ जाएगा, क्योंकि शास्त्री पुल से जाने में 22 से 26 किलोमीटर की एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये तेलरगंज का इलाका है, बाढ़ से थोड़ा बहुत तो प्रभाव यहाँ भी पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 6 लेन पुल को बनाने के लिए आए हुए फ्लोटिंग बैराज की वीडियो डाली थी, तो उसी पे कुछ दिन पहले सेगमेंट को रखते समय हादसा हुआ है जिसमें सेगमेंट पानी में गिर गया था ट्रेलर के साथ में, लेकिन इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ये है बेली और राजापुर का गंगानगर का इलाका जहाँ पे बाढ़ का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे हर साल हजारों घर पानी में डूब जाते हैं। अभी यहाँ पे बाढ़ की तीसरी लहर का पानी घटा भी नहीं था कि चौथी लहर में यहाँ पे बने हुए मकान फिर से डूब गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बांध बनाना कितना जरूरी है। अगर यहाँ पे बांध बनता है तो यहाँ पे रहने वाले 50 से 60 हजार लोगों को हर साल आने वाली बाढ़ से छुटकारा मिलेगा। अब गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का पानी घटना शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि बाढ़ की कोई 5वीं लहर प्रयागराज में नहीं आएगी।